चालू है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम आप लोगों को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के विषय में अध्ययन कराएंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, डीएनए उंगली छापी जिसको हम कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जैसे हत्या, जुर्म, बलात्कार आदि जैसी बड़ी घटनाओं में असली अपराधी को पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें हम करते क्या है, अलग अलग मानों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे बेस, शुगर और फास्फेट, जब तीनों चीज मिलता है तो उसी को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजनी बेस और शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट, तीनों चीजें मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके उनके बीच के संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए उंगली छवि। कहने का अर्थ ये है, जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजनी बेस, शर्करा और फास्फेट, इन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थों के मिलने से होता है। तो अलग एक व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम फिर दूसरे व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करना ही क्या कहलाएगा, डीएनए उंगली छापी कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए उंगली छापी कहो या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहिए। देखिए, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो था एलेक्स जेफरी ने 1985 में किया था। कहीं कहीं 1984 भी लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वो एलेक्स जेफरी जो थे, इन्होंने इसकी खोज किया था 1985 ईस्वी में। और हमारे जौनपुर के डॉक्टर लालजी सिंह ने भी इसके कोडिंग करने में काफ़ी मदद किया था। हम इसमें करते, इसका सिद्धांत क्या है, देखिए, इसमें डीएनए के दो भाग होते हैं, एक बल्क डीएनए होता है, दूसरा सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो होता है वो 99.9% मतलब होता है, संपूर्ण डीएनए का 99.9% भाग होगा। और सैटेलाइट डीएनए जो होगा वो 0.1% होता है, यानी बहुत कम होता है। यही सैटेलाइट डीएनए जो होता है, यही एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के, जो सैटेलाइट वाला डीएनए होगा, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। उस खंड में क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम क्या होता है? जहां पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसी को सैटेलाइट डीएनए, उस खंड को हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम। इसकी क्रिया विधि कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कोई घटना हो गई, किसी की हत्या हो गया या अन्य जुर्म हो गया, कोई बलात्कार हो गया या कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें व्यक्ति की पहचान करने के लिए हम घटना स्थल से बाल की जड़, जैसे कहीं हत्या हुआ, त्वचा, वीर हुआ, रक्त हुआ, या कोई हमको वहां धारदार हथियार मिल रहा है, वहां पर पड़े हुए अंगुलियों का निशान लेते हैं, वहां का हम सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को लेने के बाद तब हम उसकी क्रिया विधि कैसे करेंगे, सबसे पहले अपकेंद्रण करेंगे। अपकेंद्रण का मतलब उसका जो होता है, एक लिक्विड बना करके, एक लिक्विड जो होता है, लिक्विड में डाल करके उसका क्या करेंगे, अपकेंद्रण करेंगे। अपकेंद्रण का मतलब जैसे दूध से हम घी को ऊपर निकालते हैं, उसी को चलाते हैं, उसी प्रकार से अपकेंद्रण किया जाता है कि इसमें से जो डीएनए हो वो बाहर आ जाए। इसके लिए हम अपकेंद्रण की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें डीएनए का जो क्रम, जो खंड होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। उस खंड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम लेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम को और किस नाम से हम जानते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, डीएनए की कैंची भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को और किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम डीएनए डीएनए क्या कहेंगे, सीजर कहेंगे, या डीएनए कैंची भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कैंची। मतलब जैसे डीएनए के खंड को हमें काट करके अलग करना है, तो डीएनए के खंडों को काट कर अलग करने के लिए जिस सीजर का हम प्रयोग करते हैं, यानी जिस कैंची का प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। और हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, प्रतिबंधन एंजाइम। यानी जो डीएनए के बड़े बड़े खंड होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए जिस एंजाइम का हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्रतिबंधन एंजाइम कहेंगे, या डीएनए की कैंची कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए, डीएनए के बाएं खंड को काटने के लिए डीएनए एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, और डीएनए के अंतः खंडों को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब बाह्य जो होता है प्रतिबंधन एंजाइम, और एक अंतः प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको हम क्या कहेंगे, डीएनए की कैंची कहेंगे। यानी अपकेंद्रण के माध्यम से जो हमको डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले हम काटेंगे डीएनए सीजर के द्वारा, जिसको हम डीएनए की कैंची कहते हैं। उसका नाम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके बाद फिर क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
फोर्सेस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में क्या करते हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक जैसे सेलुलोज मेम्ब्रेन होगा उसमें जो होता है उसको डाल करके, उसको एगोरेज जेल होता है उस पर डाल करके इसके डीएनए के खंड को पूरी तरह से मतलब फैला लेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इसमें विद्युत धारा का सप्लाई करके उसको और छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो डीएनए के खंड होंगे बी एन टी आर जो होता है, ये क्या होता है, डीएनए के रेपिटेटिव खंड होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं जो हमें इसमें प्राप्त होता है। फिर क्या करेंगे, बीएनटीआर का डीएनए प्रोब से जोड़ना। डीएनए प्रोब का मतलब जैसे हमको जो कोड का डीएनए प्राप्त हुआ है उसको डीएनए प्रोब का मतलब उसी टाइप का न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए ए हुआ, जैसे इधर मान लीजिए क्या हुआ, जैसे ए हुआ, यहाँ हमें टी प्राप्त हुआ, फिर हमको जी प्राप्त हुआ, फिर सी प्राप्त, ये क्या हुआ, बी एन टी आर हुआ। और इसी इसी प्रकार का दूसरा न्यूक्लियोटाइड का क्रम बनाना। जैसे एक किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है, टी डबल बॉन्ड ए से जुड़ा होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ा होता है, सी से, सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा होता है। इस प्रकार का अनुक्रम का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, क्या क्या कहलाएगा, प्रोब, डीएनए प्रोब से। यानी बीएनटीआर जो होगा उसे हम क्या करेंगे, डीएनए प्रोब से जोड़ना, यही कहलाता है। ठीक ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम मिलेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब जैसे एक एक्सरे मशीन होता है, उस एक्सरे मशीन के अंदर जब इस खंड को हम ले जाएंगे, इसको ले जाने के बाद वहां पर जो होता है हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये घटना स्थल पर प्राप्त व्यक्ति का जो सैंपल मिला था उसका न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, हम एक्सरे मशीन में देखेंगे। और बी क्या होगा, बी का मतलब जो होता है हम किसी अन्य व्यक्ति को लिए हैं जिसको शक बस क्या है कि हम इसको सोच रहे हैं यही अपराधी है। और सी में जो है अपराधी है, इसका ब्लड सैंपल, तीनों का सैंपल ले रहे हैं। तो घटना स्थल पे जो हमको न्यूक्लियोटाइड का हम फिंगरप्रिंट करते हैं, फिंगरप्रिंट का मतलब एक्सरे मशीन में या अल्ट्रासाउंड मशीन में डालते हैं, तब उसमें देखते हैं कि जैसे कि एक घटना स्थल पर प्राप्त व्यक्ति का सैंपल हुआ, बी जो होता है जिस व्यक्ति पर हमको शक था उसका है, सी जो होता है दूसरे व्यक्ति जिस पर हमको शक था कि यही अपराध किया है। तब इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो मिला, ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम फिर जो होता है घटना स्थल पर प्राप्त डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का क्रम हम देखते हैं कि जो उसमें जैसे नीली हुई, काली हुई, इस प्रकार की पट्टियां प्राप्त होंगी। तो जैसे हमने ये देखा कि हमको इसमें नीली और काली दो प्रकार की पट्टियां प्राप्त हुई। बी व्यक्त में हमने देखा कि जहां पर यहाँ नीली प्रकार की पट्टियां प्राप्त हुई वहां पर ये रेड कलर की पट्टियां प्राप्त हुई हैं। और जो होता है जहां पर यहाँ ब्लैक प्राप्त हुई, यहाँ पर नीली पट्टी प्राप्त हुई। तो सी व्यक्ति में हमने देखा जहां पर जो होता है जैसे कि जिस प्रकार से घटना स्थल पर हमने ब्लड का सैंपल लिया था नीली पट्टी प्राप्त हुई, उस स्थान पर भी नीली पट्टी इस व्यक्ति के अंदर प्राप्त हुई। और यहाँ पर ब्लैक पट्टी थी, यहाँ पर भी ब्लैक पट्टी प्राप्त हुई। इससे हमको कन्फर्म हो गया कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। तो इस प्रकार से हमें इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम असली अपराधी का पता लगाते हैं। तो इसका उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, इसका उपयोग जो होता है जैसे हत्या हुआ, जुर्म हुआ किसी का, या किसी का बलात्कार हुआ, जो होता है असली अपराधी का पता लगाने के लिए हम जो जांच करेंगे वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट जैसे ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, उसमें व्यक्ति की पहचान नहीं चलती है, तो उसके माता पिता को बुलाया जाता है और उसके माता पिता के डीएनए को चेकअप करके और उसके बाद उसे जो जो रहता है सब उन सबका सैंपल चेकअप किया जाता है जिससे मैच खाएगा, क्योंकि निकट संबंधियों में जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का क्रम ज्यादा मैच खाता है, तो इससे पता चल जाता है ये सब उसी व्यक्ति का है। तो ये सब बड़ी बड़ी घटनाओं में असली अपराधी का पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने बताया कि डीएनए अंगुली छापी होता क्या है। तो डीएनए अंगुली छापी हमने ये बताया कि अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम क्रम की जो होता है क्रम के उनके क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए अंगुली छापी कहते हैं। यानी अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। अगर किसी को ये परिभाषा न याद हो तो ये भी कह सकते हैं हत्या, जुर्म, बलात्कार आज जैसी बड़ी घटनाओं में असली अपराधी का पता लगाने के लिए जो चेकअप किया जाता है या जो जांच किया जाता है उसी को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा यही है।
अगर कोई पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था, एलेक्स जेफरी ने 1985 में। और जो थे जौनपुर के डॉक्टर लालजी सिंह ने इसके कोड जो होता है ज्ञात करने में वो मदद किए थे। फिर इसके बाद फिर क्या है, डीएनए इसका सिद्धांत क्या है, एक डीएनए के जो मानव का डीएनए होता है इसके दो भाग होते हैं, एक बल्क डीएनए होगा, दूसरा सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो होगा वो 99.9% या 99 पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही होता है। यह डीएनए लगभग सभी मनुष्यों में ये खंड जो होता है लगभग समान होता है। और सैटेलाइट डीएनए इस खंड का संपूर्ण डीएनए का 0.1% भाग होगा। इस भाग में पैलिंड्रोम नामक खंड पाया जाता है, जहां से एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम यहाँ पर क्या होता है, भिन्न होता है। तो मुझे यही सैटेलाइट डीएनए वाला भाग चाहिए। तो क्रियाविधि हम कैसे करेंगे, जैसे घटना स्थल पे जाएंगे, वहाँ बाल की जड़, त्वचा, वीर, रक्त या धारदार हथियार जो हमको कुछ मिलेगा उस वहाँ का वो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपकेंद्रण, मतलब सारे पदार्थ को जो होता है अपकेंद्रण करके, मतलब सारे पदार्थ को मिला, जो भी पदार्थ होगा, जो भी हमको सैंपल मिला रहेगा उसको किसी मशीन में डाल करके उसका क्या करेंगे, अपकेंद्रण करेंगे। फिर क्या करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम, तो उसमें डीएनए के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े खंडों के रूप में आ जाते हैं ऊपर। अपकेंद्रण का मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि दही से जब मट्ठा बनाया जाता है तो जो चलाया जाता है तो उसमें जो होता है घी जो होता है ऊपर आना, तो इस प्रकार की क्रिया अपकेंद्रण है। उसी प्रकार से जो डीएनए के टुकड़े होते हैं उसको जो होता है किसी मशीन में डाल करके जब उसको अपकेंद्रण किया जाता है तो डीएनए के टुकड़े क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रण कहेंगे। तो देखिए जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो बड़े बड़े खंड होते हैं, तो बड़े खंडों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों को, उसके लिए हम जो होता है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है। उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एक प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। इस एंजाइम को और क्या कहा जाता है, इसको डीएनए की कैंची कहा जाता है, डीएनए की कैंची कहा जाता है, डीएनए सीजर। उसमें हमने बताया डीएनए के बाह्य खंड को काटने के लिए एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, और अंतः खंडों को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो के एगारोज जेल लेंगे, उसमें सेलुलर मेम्ब्रेन होगा, इसी के मेम्ब्रेन लगी होगी, एगारोज जेल उसको डाल देंगे, डीएनए के टुकड़े को डाल देंगे, और डालने के बाद उस एगारोज जेल को यानी उसमें विद्युत धारा सप्लाई करके जो होता है इस एगारोज जेल को हम इस पट्टी के रूप में उठा लेते हैं। तब हमको क्या मिल जाता है, BNTR मिल जाता है। BNTR क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए होता है। ये जो डीएनए के खंड हमको ऐसे ATGS ऐसे कोड हमें जो प्राप्त होंगे वो BNTR होता है। फिर क्या करें, BNTR का डीएनए प्रोब से जोड़ना, मतलब इस प्रकार का जो खंड हमें प्राप्त हुआ है ATGC, उसी प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का उसी उसी प्रकार से रेपिटेटिव डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्रम, न्यूक्लियोटाइड का मतलब बेस यानी क्षार का क्रम का निर्माण करना, जैसे ए की तुलना में टी, यानी मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाएगा, टी की तुलना में ए, जी की तुलना में सी, सी की तुलना में जी, ऐसे जो होता है न्यूक्लियोटाइड यानी बेस का निर्माण किया जाएगा। ये क्या कहलाता है, BNTR का डीएनए प्रोब से जोड़ना कहलाता है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ये जोड़ देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिंगर प्रिंटिंग मशीन में ले जाएंगे, यानी एक्सरे मशीन में ले जाएंगे। तो उस मशीन उसी को हम फिंगर प्रिंटिंग मशीन कहते हैं। तो वहां पर जब ले जाएंगे तो उसके बाद उसके अनुक्रम को, जब उसके अनुक्रम को हम देखेंगे फिंगरप्रिंट के अंदर डाल करके, जैसे एक्सरे मशीन हुआ, अल्ट्रासाउंड मशीन हुआ, ऐसे उसी को हम फिंगरप्रिंट मशीन कहते हैं। जब डालेंगे तो उसमें जैसे हमने बताया कि ये सैंपल हमको घटना स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये घटना स्थल से प्राप्त हुआ है, और हमको जिस जिस व्यक्ति पर पता चला है, ये शक है कि ये व्यक्ति इसकी हत्या किया है, वो दो व्यक्तियों के या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके ब्लड के सैंपल को हम ले लेंगे। उनको लेने के बाद फिर जो होता है हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस व्यक्ति के किस प्रकार की पट्टियां प्राप्त हुई है इसके डीएनए में, यानी नीले रंग की प्राप्त हुई है, इस व्यक्ति में लाल रंग की प्राप्त, इस व्यक्ति में नीले प्राप्त हुई है। इसमें क्या हुआ, जो घटना स्थल पर प्राप्त ब्लड था उसकी पट्टियां किस रंग की है, रेड कलर की ही, यहाँ पर क्या है नीले, यहाँ पर भी ब्लैक, तो यानी इन दोनों का लगभग सैंपल लगभग मिल रहा है, यानी अपराधी व्यक्ति कौन हुआ, ये हुआ, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट करने पर इनके जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम लगभग सेम सेम मिल रहा है। इस प्रकार से ये पता चल जाता है कि असली अपराधी वही व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, हत्या हुआ, जुर्म हुआ, बलात्कार हुआ, आज जैसी बड़ी घटनाओं में असली अपराधी का पता लगाने के लिए हम जो जांच करते हैं उसी को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, यही इसका मुख्य उपयोग है।
तो बच्चों बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।